फिल्म की शुरुआत होती है टिम और ओलिविया से। वो एक ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं जो अभी मरम्मत के दौर से गुजर रहा है। उनका अजीबोगरीब मकान मालिक मिस्टर फ्रीडमैन वादा करता है कि अब यह बिल्डिंग बहुत बेहतर होगी। साथ ही शहर के दूसरे हिस्से में हाल ही में एक बड़ी आग लगी थी, लेकिन टिम और ओलिविया के सामने इससे भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि ओलिविया का हाल ही में गर्भपात हो गया है। वह पेरिस में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है और चाहती है कि टिम भी उसके साथ चले। लेकिन गर्भपात के बाद से टिम ने खुद को अपने काम यानी एक गेम प्रोग्रामर के तौर पर पूरी तरह से झोंक दिया है। वह ओलिविया से कहता है कि वह अभी बहुत व्यस्त है, शायद बाद में चल सके। ओलिविया तय करती है कि वह अकेले ही जाएगी। वह आधी रात को अपना सामान पैक करती है और रिश्ते को तोड़कर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपार्टमेंट का मुख्य दरवाजा खोलती है, उसे पता चलता है कि दरवाजे के बाहर अजीब काले ईंटों की दीवार खड़ी कर दी गई है। टिम और ओलिविया को पता चलता है कि उनके सभी खिड़कियों को भी ईंटों से बंद कर दिया गया है। वे इन ईंटों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यहां तक कि ड्रिल से भी नहीं। उनके मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं है और इंटरनेट भी बंद हो चुका है। पानी की सप्लाई काट दी गई है, लेकिन किसी अजीब वजह से बिजली अब भी चालू है। यह रहस्यमयी ईंटों की दीवार मैग्नेटिक है। फिर टिम और ओलिविया उस पर बहुत सारा मेटल लगाते हैं ताकि सबसे मजबूत मैग्नेटिक पॉइंट का पता लगा सकें, तो धातु कंपन करने लगती है और फिर अचानक जोर से उल्टी दिशा में फेंकी जाती है, जिससे टिम घायल हो जाता है। टिम और ओलिविया को पता चलता है कि वे अपने अपार्टमेंट की दीवार में ड्रिल करके पास वाले फ्लैट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके पड़ोसी आना और मार्विन नाम का एक जोड़ा एयरबीएनबी के मेहमान हैं, जो अपने अपार्टमेंट में भी ईंटों से बंद कर दिए गए हैं। वे नशा करते हैं और मरने के डर से और ज्यादा ड्रग्स ले लेते हैं। बाद में टिम और ओलिविया को आना और मार्विन के अपार्टमेंट से लड़ाई की आवाजें सुनाई देती हैं। वे दीवार में इतना बड़ा छेद कर लेते हैं कि अंदर जा सकें। वहां वे देखते हैं कि आना खून से लथपथ है। मार्विन टिम पर हमला करता है, लेकिन वे मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। हालांकि आना जोर देकर कहती है कि मार्विन उसे चोट नहीं पहुंचा रहा था। वह बताती है कि वह दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही थी और गलती से मार्विन को चोट लग गई थी। टिम और ओलिविया को अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट में एक स्लेज हैमर मिलता है। ओलिविया, जो एक आर्किटेक्ट है, उसको भागने का एक आइडिया आता है कि फर्श में छेद करके बिल्डिंग के बेसमेंट तक पहुंचना, जहां एक पुराना द्वितीय विश्व युद्ध का बम शेल्टर है, जो शायद सबवे से जुड़ी एक सुरंग तक जाता है। हथौड़े की मदद से वे फर्श में एक छेद करते हैं और नीचे पहले माले तक पहुंच जाते हैं। इस अपार्टमेंट में उन्हें मिस्टर ऑनस्वाल्ट नाम के एक बूढ़े आदमी और उसकी पोती का पता चलता है। हालांकि शुरुआत में मिस्टर ऑनस्वाल्ट घुसपैठियों को देखकर बंदूक तान देते हैं, लेकिन टिम और ओलिविया उन्हें समझा बुझाकर राजी कर लेते हैं कि वे उन्हें बेसमेंट तक पहुंचने में मदद करें। हालांकि मिस्टर ऑसवाल्ट के अपार्टमेंट में टिम को स्मोक डिटेक्टरों में छिपे हुए कैमरे मिलते हैं। इसके बाद वे मकान मालिक के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, जो मिस्टर ऑसवाल्ट के घर के बगल में है। वहां उन्हें मकान मालिक मिस्टर फ्रीडमैन मरा हुआ मिलता है। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और दोनों हाथों की जगह सिर्फ खून से सने हुए ठूंठ दिखाई दे रहे थे। उन्हें उसके हाथ कहीं भी नहीं मिलते। उन्हें मिस्टर फ्रीडमैन का एक डरावना कमरा भी मिलता है, जो मॉनिटर्स से भरा हुआ है। वहीं से वह अपने सभी किराएदारों की हर हरकत रिकॉर्ड करता था और उन्हें देखता रहता था। फिर पूरा ग्रुप बम शेल्टर तक पहुंचने के अपने मिशन को जारी रखने का फैसला करता है। वे बेसमेंट के अपार्टमेंट में एक छेद करते हैं, जहां उनकी मुलाकात यूरी नाम के एक साजिश थ्योरी में यकीन रखने वाले व्यक्ति से होती है। यूरी का मानना है कि यह दीवार उन्हें किसी खतरे से बचाने के लिए बनाई गई है, शायद बाहर की दुनिया में छोड़े गए किसी रासायनिक हथियार से। यूरी बताता है कि उसका रूममेट एंटोन, जो एक प्रोग्रामर था, इस ईंटों की दीवार के पीछे का रहस्य जानने की कोशिश में पागल हो गया था। यूरी का दावा है कि एंटोन का दिल कमजोर था। उसने खुद को इतना ज्यादा तनाव में डाल लिया कि उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। यूरी उन्हें बाहर निकलने की कोशिश न करने की सलाह देता है, लेकिन ग्रुप उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार जब वे उस बम शेल्टर की सुरंग तक पहुंचते हैं, जो सबवे स्टेशन तक जाती है, तो उन्हें वहां भी वही काली ईंटों की दीवार दिखाई देती है। यह देखकर सभी निराश हो जाते हैं। निराशा में मार्विन दीवार पर गोली चला देता है।
लेकिन पहले की तरह ही जैसे शुरुआत में मैग्नेटिक मेटल के साथ हुआ था, गोलियां हवा में रुक जाती हैं और फिर अचानक उलटी दिशा में तेजी से वापस लौटती हैं, जिससे मिस्टर ऑसवाल्ड समय रहते नहीं झुक पाते। उन्हें गोली लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद ग्रुप एंटोन की दीवार से जुड़ी नोट्स को ध्यान से पढ़ने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि शायद कुछ काम की जानकारी मिल जाए। वे मिस्टर फ्रीडमैन के उस डरावने मॉनिटर वाले कमरे का भी इस्तेमाल करते हैं, यह देखने के लिए कि रिकॉर्डिंग में कुछ मददगार सुराग मिल सके। और उन्हें एक अहम चीज मिलती है, एक वीडियो जिसमें एंटोन दिखता है। वीडियो में साफ पता चलता है कि एंटोन ने अपने फोन से कुछ किया, जिससे दीवार कुछ पल के लिए खुल गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, यूरी ने उसे गला घोंटकर मार डाला। दुर्भाग्यवश जब ग्रुप यह वीडियो देखता है, तब तक वे यूरी को मिस्टर ओसवाल्ड की पोती के साथ अकेला छोड़ चुके होते हैं। यूरी उसे मार डालता है और एंटोन की दीवार से जुड़ी बाकी सारी नोट्स जला देता है। ग्रुप यूरी को पकड़कर काबू में कर लेता है। तब वह कबूल करता है कि एंटोन उस कंपनी के लिए काम करता था जिसने इन नैनोटेक ईंटों को डिजाइन किया था। ये ईंटें परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से बचाव के लिए एक प्रोटोटाइप रक्षा प्रणाली के रूप में विकसित की जा रही थी। एंटोन को लगता था कि शहर के दूसरी ओर लगी भीषण आग के कारण दीवारें गलत तरीके से एक्टिवेट हो गई हैं। लेकिन यूरी का मानना है कि खतरा असली है और ये दीवारें उन्हें बचा रही हैं। जब यूरी को बांध दिया जाता है, तब टिम उस वीडियो को ध्यान से देखता है और उसे समझ आता है कि एंटोन ने अपने फोन को इस तरह प्रोग्राम किया था कि वह दीवार को एक QR कोड रीडर की तरह इस्तेमाल कर सके। टिम उस प्रोग्राम को दोबारा बना लेता है और उस प्रोग्राम की मदद से वह दीवार की कुछ चौकोर ईंटों को अपने फोन पर बटन की तरह टैप करता है। हर बटन को दबाने पर कुछ लाइटें बुझ जाती हैं। ये लाइटें दीवार पर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं और दरवाजा धीरे धीरे खुलकर एक तरह की धुंधली चमकदार धुंध में बदल जाता है। आना उत्साहित होकर अपना हाथ उस धुंध में डालती है, लेकिन वह फंस जाता है। खुद को बाहर निकालने की कोशिश में उसका पूरा धड़ भी अंदर फंस जाता है। तभी ईंटों की दीवार फिर से ठोस रूप लेना शुरू कर देती है। तभी आना का शरीर बेरहमी से 2 हिस्सों में बंट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हमें समझ आता है कि मिस्टर फ्रीडमैन के हाथों का क्या हुआ। उसने भी वही वीडियो देखा होगा और एंटोन के भागने के तरीके की नकल करने की कोशिश की होगी। निराशा में मार्विन पहले यूरी को मार देता है और फिर खुदकुशी कर लेता है। अब केवल टिम और ओलिविया बचे हैं। इससे पहले कि वे एक बार फिर भागने की कोशिश करें, वे आपस में गर्भपात की घटना को लेकर खुलकर बात करते हैं। ओलिविया कहती है कि जब उसे टिम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने उसे अकेला छोड़ दिया। टिम बताता है कि वह खुद को पूरी तरह टूटने से बचाने के लिए अंदर ही अंदर बंद हो गया था। जब वह भावनात्मक बोझ हल्का हो जाता है, तो टिम और ओलिविया दोबारा वीडियो देखते हैं ताकि यह ठीक ठीक समझ सकें कि किस क्रम में कौन से बटन दबाने हैं, जिससे सही समय पर सही लाइट्स बंद हों। लेकिन इससे पहले कि वे खुद बटन दबा पाते, उन पर यूरी हमला कर देता है। टर्न्स आउट वह मरा नहीं था। एक बड़ी दौड़ भाग और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। टिम और ओलिविया फिर से उस काली ईंटों वाली दीवार के सामने पहुंच जाते हैं, जो बम शेल्टर की सुरंग को बंद कर रही थी। टिम यूरी से लड़ता है और ओलिविया से कहता है कि वह कोड डालकर दीवार को खोल दे, और वह ऐसा ही करती है। टिम ओलिविया से चिल्लाकर कहता है कि वह उसे पीछे छोड़कर भाग जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। इसके बजाय वह स्लेजहैमर से यूरी के सिर पर जोरदार वार करती है। फिर वह टिम को उठाने में मदद करती है और दोनों मिलकर सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद वो क्या देखते हैं कि पूरा शहर इन काली ईंटों से ढका हुआ है। वो एक कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं।